सदियों की ठंडी बूझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रात का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। शायद आप लोगों को लग रहा हो कि मैं आज इस कविता को क्यों पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो माँ हिंदी के उस तेजस्वी बालक को मैं नमन करता हूं जिसने साहित्य को सिखाया कि सत्ता अगर अंधी और गूंगी हो जाए तो उससे किस प्रकार लड़ना चाहिए। उसने साहित्यकारों को सिखाया कि कैसे कोई कवि लोकतंत्र के अंदर भी सरकार से विद्रोह कर सकता है। आज 23 सितंबर जो दिनकर जी की जयंती है, इस मौके पर मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं बताने वाला हूं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, किस परिवार में हुआ, बल्कि आज मैं रामधारी सिंह दिनकर ने कैसे और कब कब सरकार से विद्रोह किया और उन्हें इनकी क्या सजा मिली, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा कि कैसे एक कवि आजादी के पहले भी विद्रोही था और आजादी के बाद भी समय आने पर विद्रोही हो गया। ये भी सुनिएगा कि कैसे एक कवि ने उस समय कट्टरपंथियों को आईना दिखाया था। आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आजादी के पहले रामधारी सिंह दिनकर जितने विरोधी अंग्रेजी सरकार के थे, आजादी के बाद जरूरत पड़ने पर वे अपनी सरकार के भी उतने ही विरोधी हुए। दिनकर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा भाव है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले हमें राजनीति को एक किनारे छोड़ना पड़ेगा। दिनकर के कविताओं में राष्ट्रीयता कूट कूट के छलकता है, लेकिन आज हम जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, दिनकर का राष्ट्रवाद उससे अलग था। वे कभी वामपंथी भी होते थे तो कभी कट्टर राष्ट्रवादी भी। वे गांधी जी को भी पूछते थे तो मार्क्स को भी जानते थे। उन्हें जिस समय जो अच्छा लगता था उसे ही लिखते थे। उन्होंने एक कविता लिखा है कि अच्छे लगते मार्क्स किंतु है अधिक प्रेम गांधी से, अच्छे लगते मार्क्स किंतु है अधिक प्रेम गांधी से, प्रिय है शीतल पवन प्रेरणा लेता हूं आंधी से। गांधी जी को दिनकर बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी तो उसे कहने में भी वे चूकते नहीं थे। 1930 में जब गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जिसके कारण अंग्रेजों पर काफी दबाव बना था, लेकिन 1931 में गांधी जी अंग्रेजों द्वारा आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसके कारण उस समय देश के कई नेता उनसे काफी नाराज हो गए। दिनकर जी को भी यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने 1933 में एक कविता लिखा जिसका नाम था हिमालय। इस कविता में उन्होंने लिखा था कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गद्दा, लौटा दे हमें अर्जुन भीमवीर। कहा जाता है कि इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी को युधिष्ठिर तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को अर्जुन तथा भीम बताया था। बाद में घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिनकर ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बिहार सरकार की नौकरी करने का मन बनाया। उन्हें नौकरी भी मिल गई, लेकिन नौकरी के दौरान भी वो सामाजिक समस्याओं के विरोध में लिखते रहे और ये बात अंग्रेजी हुकूमत को नागवार गुजरी। यही कारण था कि 4 वर्षों में रामधारी सिंह दिनकर का कुल 22 बार तबादला हुआ। हालांकि इस दौरान भी उनकी कलम नहीं रुकी और वे लगातार लिखते रहे। जब गांधी जी को गोली मारा गया तब उनके कलम से कट्टर हिंदूवादी संगठनों के प्रति जो जहर निकला, उसकी बराबरी शायद ही उस समय किसी अन्य कवि की कलम कर पाई हो। दिनकर ने गांधी जी की हत्या से दुखी होकर लिखा कि लौटो छूने दो एक बार फिर अपना चरण अभयकारी, रोने दो पकड़ वही छाती जिसमें हमने गोली मारी। दिनकर जी ने एक और कविता लिखा कि लिखता हूं कि हत्यारे ने जो हिंदू था। इसी कविता में आगे लिखा कि हिंदू भी करने लगे अगर ऐसा अनर्थ, तो शेष रहा जर्जर भूखा भवितव्य कौन। 1952 में दिनकर जी ने एक काव्य रचा था जिसका नाम रश्मिरथी था। इसके माध्यम से उन्होंने जातिवाद पर जमकर प्रहार किया है। शायद ही कोई हिंदी साहित्य का प्रेमी हो जिसने रश्मिरथी जैसे उत्कृष्ट रचना को ना पढ़ा हो। आजादी के बाद से रामधारी सिंह दिनकर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बेहद करीबी माना जाता है। उस समय दिनकर जी ने पंडित नेहरू को लोकदेव की उपाधि भी दिया था। कहा जाता है कि इसी निकटता के कारण
1952 से 1964 तक रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता के सामने साहित्य को कभी भी घुटना टेकने नहीं दिया। जब भी उन्हें कुछ गलत लगता वे खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते थे। भारत चीन युद्ध के बाद तो दिनकर जी ने संसद से पंडित नेहरू पर कविता के माध्यम से तंज कसा था। एक बार पंडित नेहरू पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। मैंने आपको शुरू में एक कविता सुनाई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कविता से शायद आपको जयप्रकाश नारायण का वो आंदोलन याद आ गया हो जिसने देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता को पलट कर रख दिया था। उस आंदोलन का सबसे बड़ा नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह लाइन रामधारी सिंह दिनकर के उसी कविता से लिया गया था जिसके माध्यम से वे सरकार को चेतावनी दे रहे थे। जेपी आंदोलन के दौरान उनके कविताओं का इस्तेमाल खुलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन में होता था। उन्होंने एक समय लिखा था कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। भले ही रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं ने पूरे आंदोलन के दौरान नौजवानों के शरीर में नया रक्त प्रवाह किया हो, नया जोश भरा हो, लेकिन दिनकर जी खुद इस आंदोलन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। 24 अप्रैल 1974 का वो दिन था जब हिंदी का सबसे ओजस्वी बालक इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन अपने कविताओं को हमेशा के लिए अमर कर गया। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं वीर रस की होती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंसा और लड़ाई का हमेशा विरोध किया है। इसके साथ ही उनके कविताओं में कायरता का विरोध भी दिख जाता है। आज के दिन एक बार पुनः रामधारी सिंह दिनकर को नमन करता हूं और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।